गुड इवनिंग ऑल। आपका स्कोर प्लस के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एसी मशीन वाइंडिंग का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख लिए हैं, जो आपका BSPHCL में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, आपका जो इलेक्ट्रीशियन है उसका ट्रेड थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलर हम लोग डेली कर रहे हैं डिस्कस। कितने बजे? 4:30 बजे डिस्कस कर रहे हैं। और जो अभी हमारा सेशन है, हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेशन है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर बात करें तो आपका जो स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल है, आपको इस पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है एनसीईआरटी साइंस और ट्रेड की। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस की और जनरल साइंस की और ट्रेड की, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो अगर बात करें एनसीईआरटी की अगर बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास सुबह के 6 बजे, डेली सुबह के 6 बजे 6 AM में राघव सर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है ना, उसके बाद यदि बात करें तो BACD की क्लास सुबह के 7 बजे PK शाही सर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जनरल साइंस की क्लास सुबह के 9 बजे राघव सर के द्वारा ली जा रही है। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो अभी का हमारा सेशन है 4:30 बजे शाम में मेरे द्वारा ली जा रही है। उसके बाद एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास रात के 8 बजे डेली आपका हो रहा है, जो आपके ERP के साई सर के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन का लोगो है और यूट्यूब का भी लोगो है, क्या? स्कोर प्लस। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ये लोगो देखकर स्कोर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं। स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आपके लिए बहुत सारे टाइप के कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस है, जो आपका BSPHCL का सिलेबस है। ठीक है ना, इसमें आपका पढ़ना है AC मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग। ठीक है, फिर आपका है पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, फिर VWF, ये AC ड्राइव है, फिर है आपका अंडरग्राउंड केबलिंग। इसमें से अगर बात करें तो हम लोग जो आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है इसको डिस्कस कर लिए हैं, पूरा ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। DC मशीन वाइंडिंग हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग AC मशीन वाइंडिंग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आपका एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 21 आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? केवल एक साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? बाइंडिंग पिच कहा जाता है, दोहरी प्रत वाइंडिंग कहा जाता है, एकल प्रत वाइंडिंग कहा जाता है, या कोई वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है? केवल एक साइड हो तो उसको क्या कहा जाता है? केवल एक साइड हो तो उसको कहा जाता है सिंगल लेयर बाइंडिंग, एकल परत बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, एकल परत बाइंडिंग कहा जाता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर। निम्नलिखित बाइंडिंग में से, देखिए, निम्नलिखित बाइंडिंग में से एक में सभी कॉइल्स श्रृंखला में एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद, ठीक है, पोल की संख्या बहुत सारी है, उसके बाद होने के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं। पोल्स की संख्या बहुत सारी है, पोलों की संख्या के बावजूद, पोल्स की संख्या है, उसके बावजूद भी आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर जो धारा है, बस 2 भाग होते हैं धारा के लिए। तो इसे कौन सा बाइंडिंग कहा जाता है? तो देखिए, आपका करंट किसमें डिवाइड होता है? करंट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? करंट क्या होता है आपका? करंट आपका किसमें डिवाइड होता है? तो करंट आपका पैरेलल में क्या होता है? डिवाइड होता है।
सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका सेम होता है करंट, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। अगर 2 पार्ट होगा तो 2 भाग में बटेगा, 3 पैरेलल पाथ होंगे तो 3 पार्ट में बट जाएगा। इसी तरह से करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आर्मेचर धारा बस 2 ही भाग में डिवाइड हो रही है, मतलब कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं ए बराबर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ए बराबर 2, पोल्स कितना भी क्यों ना हो ए बराबर 2 ही रहे। ये किस में होता है, तो ये आपका होता है वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में ये मल्टीपल वाइंडिंग में नहीं होगा, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पोल्स की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेव वाइंडिंग हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, रबर का उपयोग किया जाता है, फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है, या प्रेपस्पॉन का उपयोग किया जाता है, या संगमरमर का उपयोग किया जाता है। किस विसंवाहक का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका प्रेसपॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्रेसपॉन विसंवाहक इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है विद्युत वाइंडिंग में। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कोई भी इंसुलेटर है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई भी इंसुलेटर है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब आपका क्या है, प्रॉपर्टी है आपका इंसुलेटर का होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणित योग का अनुपात क्या कहलाता है, आपको बताना है। पिच फैक्टर कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, या कॉइल स्पेन फैक्टर कहलाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपका ईएमएफ का वेक्टर सम, ईएमएफ वेक्टर योग और ईएमएफ का अंकगणित योग, मतलब कि अर्थमेटिक सम, ये क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें पिच फैक्टर की, तो आप लोग पिच फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, यही आपका पिच फैक्टर होता है। अगर बात करें फॉर्म फैक्टर का, तो क्या जानते हैं, आप जानते हैं RMS अपॉन एवरेज को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ का वेक्टर सम अपॉन ईएमएफ का अर्थमेटिक सम आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। एक पूर्ण कुंडली जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर है। ठीक, और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसके लिए वाइंडिंग हुआ है। ऐसे वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, बताना है। केंद्रित वाइंडिंग कहा जाता है, संतुलित वाइंडिंग कहा जाता है, पूर्ण कुंडली वाइंडिंग कहा जाता है, या वितरित वाइंडिंग कहा जाता है। चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए अगर बात करें, क्या बोल रहा है, पूर्ण कुंडली वाइंडिंग। ठीक है, पूर्ण कुंडली वाइंडिंग दिया हुआ है जिसमें कुंडली समूहों की संख्या फेज प्रति स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पूर्ण कुंडली वाइंडिंग बोला जाएगा, पूर्ण कुंडली वाइंडिंग बोला जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। विच एमंग द फॉलोइंग वाइंडिंग इज वन इन विच नंबर ऑफ कॉइल्स
क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। चलिए ये तो बहुत बार हो चुका है आपका, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज जो है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये आपका बिहार TG2 मतलब कि BSPHCL 4/11/18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। होल कॉइल वाइंडिंग बोला जाएगा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोला जाएगा, हाफ कॉइल बोला जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोला जाएगा, आपको बताना है क्या बोला जाएगा। तो देखिए कुछ सोचना ही नहीं है, जब आपका इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू जब भी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल कॉइल वाइंडिंग हो जाएगा। इक्वल टू जब भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, होल कॉइल बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। क्या बोल रहा है, लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर, जो लैप वाइंडिंग होता है उसको किस लिए प्रीफर किया जाता है, फॉर डीसी जनरेटर्स विथ हाई करंट रेटिंग। बिल्कुल सही बात है। लैप वाइंडिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, हाई करंट जब हम लोग को चाहिए होता है और लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। चलिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद वेव वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर लो करंट हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर वेव बाइंडिंग की बात होगी तो क्या होता है, इसमें आपका पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है और इसको किसके लिए प्रीफर किया जाता है, तो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें आपका क्या होता है, A बराबर 2 हो जाता है, इसमें आपका क्या हो जाता है, A बराबर P हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, A1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। आपका लैप का यूज किया जाता है हाई करंट रेटिंग के लिए, वेव का यूज किया जाता है आपका हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, ठीक है ना। तो दोनों बातें आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और ध्यान में रखना, ये आपका देखिए 2-2 एग्जाम में ये 2-2 दिन पूछा था। BSPHCL में 28/11 को भी पूछा था और आपका BSPHCL में 3/11 को भी पूछा था, तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, बोल रहा है अ 8 पोल 90 स्लॉट्स, एक 8 पोल का 90 स्लॉट्स का क्या है आपका मशीन है, ठीक है। 4 सर्किट्स ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग हैज 6 कॉइल साइड्स पर स्लॉट्स, जो कॉइल साइड्स है वो कितना है, 6 है पर स्लॉट। 270 कॉइल है और कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, 270 कॉइल या और कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो आपसे कम्यूटेटर पिच पूछ रहा है कि कम्यूटेटर पिच क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा, 134 हो जाएगा, 68 हो जाएगा या 67 हो जाएगा। ये ध्यान से आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको एकदम ध्यान से बताना है, गलत नहीं करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 में पूछा है, 3/11 में भी पूछा है, 27/11 को भी पूछा है, मतलब कि आपका BSPHCL में 3/11 को भी पूछा है, 27/11 को भी पूछा है। एकदम ध्यान से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए कीजिए आंसर, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, अगर क्या निकालने बोल रहा है, कम्यूटेटर पिच निकालने के लिए बोल रहा है। तो कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस एम, जहाँ एम प्लस कब होता है, एम आपका क्या बताता है, जैसे आपको बताए थे, सिंप्लेक्स रहेगा तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ड्यूप्लेक्स रहेगा तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका ट्रिप्लेक्स रहेगा तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका अगर क्वाड्रुप्लेक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रुप्लेक्स रहेगा तो एम का वैल्यू 4 हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो एम का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस टाइप से आपको बताए थे, ठीक है ना। तो आपका एम प्लेक्स को दर्शाता है कि सिंप्लेक्स है कि ड्यूप्लेक्स है कि ट्रिप्लेक्स है कि क्वाड्रुप्लेक्स है। अगर सिंप्लेक्स रहेगा तो 1, क्वाड्रुप्लेक्स ये ड्यूप्लेक्स रहेगा तो 2, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो 3, क्वाड्रुप्लेक्स रहेगा तो 4, ये आपको बताया हुआ है।
और प्लस, प्लस किसको दर्शाता है? प्रोग्रेसिव, और माइनस किसको दर्शाता है? रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग को। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? हम लोग हमेशा किसको कंसीडर करते हैं? प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना, क्या कंसीडर करते हैं? बाइंडिंग जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट ये प्लस माइनस एम अपॉन क्या हो जाता है? पेयर्स ऑफ पोल होता है। क्या होता है? पेयर्स ऑफ पोल, पेयर्स ऑफ पोल होता है। पेयर्स ऑफ पोल कहने का मतलब अगर आपका 8 पोल दिया हुआ है तो पेयर्स ऑफ पोल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक पेयर में कितना? एक पेयर में 2 होता है, ठीक है ना, एक पेयर में कितना होता है? 2 होता है। चलिए, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, ये कम्यूटेटर सेगमेंट कितना दिया हुआ है? 270, 270, 270। और क्या बोले? कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा कि प्रोग्रेसिव है कि रेट्रोग्रेसिव है, तो क्या लेके चलेंगे? प्रोग्रेसिव लेके चलेंगे। प्लस माइनस क्या दिया हुआ है? ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो +2। पेयर्स ऑफ पोल, 8 पोल है तो पेयर्स ऑफ पोल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 272 बटा 4, तो क्या हो जाएगा? 4 छक 24, 24 और आपका 4 छक 24 और 3 4 32। देखिए ये आ गया आपका 68 आ गया। लेकिन आपको बताए थे जो पोल पिच होता है हमेशा क्या होता है? आपका ऑड नंबर में होता है। जो आपका कम्यूटेटर पिच जो होगा ये हमेशा ऑड नंबर में होगा। कम्यूटेटर पिच के बारे में बताए थे कि हमेशा ऑड नंबर में होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 68 ना होके क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना, 67 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 68 को नहीं टिक करना है। ये आपका BSPHCL में 2-2 एग्जाम में पूछा है, 2-2 दिन पूछा है, आपका 3/11 को भी पूछा है, 27/11 को भी पूछा है। देखिए आप जानते हैं कम्यूटेटर जो आपका पिच होता है हमेशा ऑड नंबर में होता है, इसीलिए 68 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। ध्यान से टिक करना है, ठीक है ना, ध्यान से टिक करना है। दोनों अवेलेबल है, 68 और 67। आप लोग का तो 68 आया, एकदम 68 मार के आ जाएंगे, एकदम 110% सही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होता है? कम्यूटेटर पिच ऑड नंबर में होता है, आपका क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका बिहार TG2 3/11/18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इंड्स कमिंग आउट फ्रॉम क्वाइल आर नोन एज, जो इंड्स क्वाइल से बाहर आते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनएक्टिव क्वाइल, बिल्कुल गलत बात है। एक्टिव क्वाइल, बिल्कुल गलत बात है। क्वाइल पिच, बिल्कुल गलत है। आपका लीड्स बोला जाता है। जो आपका इंड बाहर आता है उसको क्या बोला जाता है? लीड्स बोला जाता है। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन हो गई, ठीक है ना। ट्रेड का तो है ही, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस है तब भी ये बन जाएगा। जो आपका इंड बाहर आता है क्वाइल से उसको क्या बोलते हैं? लीड ही तो बोलते हैं, लीड्स ऑफ क्वाइल, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपका BSPHCL 3/11/18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज्ड इन AC मशीन। क्या बोल रहा है? कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है? कौन सा विकल्प है जो गलत है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो बताइए। द आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रिएक्टेंस आर डिमिनिश्ड, बोल रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल सही बात है। AC मशीन में अगर बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस क्या होता है? कम होता है, बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है द डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं हार्मोनिक्स को एलिमिनेट। उसके बाद बोल रहे हैं इवन डिस्टॉर्शन ऑन कंडक्टर हेल्प्स इन बेटर कूलिंग, ये सॉरी इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेटर कूलिंग में मदद करता है। तो बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर कूलिंग में मदद करता है। द वेव फॉर्म्स ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज मोर साइनोसॉइडल इन नेचर, बिल्कुल जो इंड्यूस्ड EMF का वेव फॉर्म होता है वो ज़्यादा साइनोसॉइडल होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है और आपका यही हो जाएगा आपका सही आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा इसमें से गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपका क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ रहा है फॉर 36 स्लॉट्स की संख्या कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है। पोल्स 6 पोल्स दिया हुआ है। सिंगल लेयर 3 फेज बाइंडिंग है। सिंगल लेयर 3 फेज बाइंडिंग के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ रहा है, जहां आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स 36 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है, 6 पोल दिया हुआ है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बिहार TG2 4, 11, 18 मतलब कि BSPHCL में 4, 11, 18 को भी पूछा है, और बिहार TG2 3, 11, 18 को भी पूछा है, मतलब कि BSPHCL में आपका 3, 11, 18 को भी पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए तो सॉल्व कीजिए। देखिए अगर बात करें क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, KD से। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, तो KD से डिनोट करते हैं। KD से डिनोट करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन m बीटा अपॉन 2 और अपॉन क्या होता है 2 साइन बीटा, 2 साइन बीटा, और इसमें भी अपॉन क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे m साइन बीटा अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है ना। m साइन बीटा अपॉन 2 हो जाता है। KD इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू साइन m बीटा अपॉन 2 होता है, m साइन बीटा अपॉन 2 होता है। यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर बात करें m की, तो m क्या होता है, अगर m की बात करें, m क्या होता है, तो m होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यही होता है आपका m। यही आपका क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना दिया हुआ है 36, पर पोल कितना है 6, और पर फेज कितना है आपका 3 फेज आपका कितना है 3 फेज है, तो क्या हो जाएगा 3, 6 छक 36, 3 दूना 6, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू आ जाएगा 2। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो बीटा की अगर बात करें तो बीटा आपका क्या होता है, बीटा आपका होता है स्लॉट्स एंगल होता है। और एंगल किस में, एंगल आपका रेडियन में भी निकाला जाता है, डिग्री में भी निकाला जाता है, तो ये स्लॉट्स एंगल होता है किस में, डिग्री में, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका अगर फार्मूला की बात करें तो होता है 180 डिग्री पर पोल स्लॉट होता है, 180 डिग्री अपॉन पर पोल स्लॉट होता है, या स्लॉट्स पर पोल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लॉट्स पर पोल। तो अब बताइए देखिए 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल, तो स्लॉट्स पर पोल क्या हो जाएगा, स्लॉट्स कितना है 36 है, पोल कितना है 6 है, तो स्लॉट्स पर पोल अगर बात करें, स्लॉट्स पर पोल की, तो ये क्या हो जाएगा स्लॉट्स पर पोल, ये टोटल स्लॉट्स कितना है 36, पोल कितना है 6, स्लॉट्स पर पोल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 180 डिग्री बटा 6 क्या हो जाएगा 3 छक 18, 30 डिग्री आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू, ठीक है। बीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। हमको निकालना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब क्या करेंगे, m का वैल्यू और बीटा का वैल्यू इसमें डालेंगे, आपका आ जाएगा। चलिए पेज ले लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए KD बराबर क्या जानते हैं हम लोग, साइन m बीटा अपॉन 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, यही जानते हैं। m का वैल्यू क्या आया है, m का वैल्यू आया था 2, और बीटा का वैल्यू क्या आया है, बीटा का वैल्यू आया था 30 डिग्री, यही आया था बीटा 30 डिग्री, m का वैल्यू 2। चलिए
यही आया है आपका। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए। साइन m2 इंटू 30 डिग्री अपॉन आपका 2, और क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन 2। अब आ गया 15 डिग्री, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 15 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का मतलब क्या, 0.5। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आप लोग जानते हैं। तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है। 0.5 लिखें। 2 इंटू साइन 15, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, साइन 15 का वैल्यू दिया हुआ है 0.2588। 0.2588। अच्छा एक बात बताइए, ये भी क्या आएगा, 2 इंटू 0.25 है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। 0.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा, लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा। ये नहीं लिखते हैं, लगभग ये क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो देखिए 1 के बराबर लगभग कौन है, तो देखिए ये 0.8 है, नहीं होगा। 6.5 है, नहीं होगा। 3.1 है, नहीं होगा। ये लगभग 1 के बराबर है, क्या हो जाएगा, ये आपका 0.966 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, और इतना स्टेप में आपको बनाना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका BSPHCL का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4/11/2018 का और 3/11/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सा ये ट्रिगो का थोड़ा सा ज़रूरत है, और आपका फार्मूला पे बस पुट करते जाना है, आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2-2 दिन पूछा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर है 32, 32 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार TG2 मतलब कि BSPHCL 4/11/2018 का 18 में पूछा है, और BSPHCL 3/11/2018 में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर in the slot of armature core with their end connection in a specified sequence is called, क्या बोलते हैं, वायरिंग बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, या बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में, आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इंसुलेटेड कंडक्टर के साथ क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या करते हैं, बाइंडिंग ही तो करते हैं। क्या करते हैं, बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है, बाइंडिंग बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है 33। ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 3/11/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि BSPHCL 3/11/2018 में पूछा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द 2 सेकेंडरी बाइंडिंग्स of multiple binding transformer rated at 12 volt 2.5 ampere are connected in series. What is the voltage and current at secondary output terminal? ठीक है, बोल रहा है मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कैसा बाइंडिंग है, मल्टीपल बाइंडिंग है कि 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर रेटेड की गई 2 सेकेंडरी बाइंडिंग है जिसका रेटिंग क्या है 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर सीरीज में जुड़ी हुई है। 2 सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 सेकेंडरी बाइंडिंग है जिसका रेटिंग क्या है 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर, जो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट क्या होगा, तो देखिए दो आपका वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है, ठीक है, और किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या जानते हैं, सीरीज में जानते हैं वोल्टेज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है, सेम ही रहता है। तो करंट सेम रहता है तो 2.5 ही रहेगा करंट, 5 एम्पियर वाला खत्म कहानी। अब देखिए आपका वोल्टेज ऐड हो जाता है तो 12 + 12 जो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 + 12 आपका हो जाएगा, 12 + 12 आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 वोल्ट हो
जाएगा, 24 नहीं दिया है, 24 के ये नज़दीक में क्या दिया है, 25 दिया है, 25 हो जाएगा आपका। और आपका करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका 2.5 एम्पियर ही रह जाएगा। सीरीज में करंट क्या होता है, करंट आपका सेम होता है, सेम होता है तो क्या हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर ही हो जाएगा। ये आपका 24 वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो 24 वोल्ट नहीं दिया है, 25 दिया है, तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे 24 कर लीजिए, 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर, ठीक है। ऐसे अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 25 ही लेके चलेंगे, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, करंट सीरीज में है, करंट क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, 34 नंबर। क्या बोल रहा है, an 8 pole lap wound DC machine has 720 armature conductors. The pole covers 70% of pole pitch. पोल है जो 70% ऑफ पोल पिच को कवर कर रहा है। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ईच पोल फेस विल अप्रॉक्सीमेटली बी। तो देखिए बोल रहा है एक 8 पोल लैप उंड, एक 8 पोल का लैप उंड डीसी मशीन है, ठीक है। उसमें 720 आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, चलिए ठीक है। पोल पिच का 70% क्या है, समाविष्ट है, समाविष्ट करता है। प्रत्येक पोल फेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होगी, आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 3/11/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि BSPHCL 3/11/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है 56 कंडक्टर्स पर पोल हो जाएगा, 14 कंडक्टर्स पर पोल हो जाएगा, 28 कंडक्टर पर पोल्स हो जाएगा, या 8 कंडक्टर पर पोल्स हो जाएगा। आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए तो क्या होता है, क्या हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ईच पोल फेस, यही पूछ रहा है, इन ईच पोल फेस। चलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका Z/AP, Z/AP। Z क्या होता है, Z आप लोग जानते हैं क्या होता है, कंडक्टर्स की संख्या होती है, आर्मेचर जो कंडक्टर्स होता है उसका संख्या होता है, A आपका पैरेलल पाथ होता है, P आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स होता है, इनटू क्या होता है, इनटू होता है आपका पोल आर्क अपॉन पोल पिच, पोल आर्क अपॉन पोल पिच होता है। तो देखिए पोल आर्क अपॉन पोल पिच कितना दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है, मतलब कि 0.7 हम लोग ले लेंगे। चलिए तो ले लीजिए आपका 720 अपॉन आपका पैरेलल पाथ लैप दिया हुआ है, लैप दिया हुआ है तो पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा पैरेलल पाथ 8 गुना पोल्स की संख्या 8, ये 0.7 क्या हो जाएगा, 8 9 72 90, 7 से इसको उड़ाइए 0 0 9 7 63 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका 8 के बराबर आ रहा है, 8 8 64 होता है, 63 है तो लगभग 8 के बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 कंडक्टर पर पोल हो जाएगा, 8 कंडक्टर पर पोल हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, Z/AP इंटू पोल आर्क अपॉन पोल पिच होता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। ये आपका बिहार TG2 27/11/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपका BSPHCL 27/11/2018 में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग है, द फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों क्या है, लैप वाइंडिंग है, तो फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होना चाहिए, तो मोर देन पोल पिच, बिल्कुल नहीं, इक्वल टू पोल पिच होना चाहिए। आपका लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होना चाहिए, लगभग पोल पिच के बराबर होता है, क्या होता है, लगभग पोल पिच के बराबर होता है। और
एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, इक्वल्स टू पोल पिच। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर अगर बैक पिच ज़्यादा होगा किसके, फ्रंट पिच के, तब क्या होगा, अगर बैक पिच कम होगा फ्रंट पिच के तब क्या होगा। दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर बैक पिच ज़्यादा होगा फ्रंट पिच के तब होगा आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। अगर बैक पिच कम होगा फ्रंट पिच के तब क्या होगा, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। बैक पिच अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और एक चीज़ और आपको बताए थे, आपका लैप हो या वेव हो, ठीक है ना, आपका जो आपका फ्रंट पिच और बैक पिच होता है, आपका लैप हो या वेव वाइंडिंग हो, जो आपका फ्रंट पिच और बैक पिच होता है दोनों किस में होता है, ऑड नंबर में होता है, दोनों विषम संख्या में होता है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोनों आपका किस में होता है, तो दोनों आपका विषम संख्या में होता है, ऑड नंबर में होता है। चलिए क्लियर है, तो सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन लैप वाइंडिंग में द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है लैप वाइंडिंग में आपको बताना है, बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन। सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, हाफ द नंबर ऑफ पोल्स, डबल द नंबर ऑफ पोल्स 2, तो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। लैप वाइंडिंग में आपको बताए हैं, कितना बार बताए हैं, ए बराबर पी होता है, पैरेलल पाथ पोल्स की संख्या के बराबर होता है। और कब यूज किया जाता है, तो हाई करेंट लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है, और हाई वोल्टेज लो करंट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, लो करंट में इसका यूज किया जाता है वेव बाइंडिंग का। तो ध्यान में रखना है, बहुत बार हो चुका है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में, शेडेड पोल मोटर आपको बताए थे, सिंगल फेज मोटर, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। कैपेसिटर के द्वारा बिल्कुल नहीं, रेगुलेटर के द्वारा बिल्कुल नहीं, किसके द्वारा होता है, सीडिंग रिंग के द्वारा होता है, बाइंडिंग के द्वारा नहीं होता है। आपको बताए थे जो आपका शेडेड पोल मोटर होता है, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो सीडिंग रिंग के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, बोल रहा है यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्रोत संयोजन को अंततः बदल करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर के संयोजन परिवर्तित करें या रेगुलेटर के संयोजन परिवर्तित करें या मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें। तो क्या करते हैं हम लोग मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन कुंडलन के संयोजन को परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, अगर आपका कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन है, अगर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है तो पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए हम लोग मुख्य कुंडलन अथवा जो प्रारंभन कुंडलन होता है उसका संयोजन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसके संयोजन को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, यदि एक कैपेसिटर प्रकार पंखे की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुंडलियां कितनी हैं, कुंडलियां आपके 16 हैं, मुख्य कुंडलन की संख्या प्रारंभन कुंडलन के बराबर है, तो यह जब आपको बोल दिए हैं बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, होल कॉइल हो जाएगा, हाफ कॉइल नहीं होगा, सिंगल लेयर नहीं होगा, डबल लेयर नहीं होगा। जब भी आपका बराबर का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, होल कॉइल हो जाएगा। चलिए बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40,
यदि एक 16 पोल वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में एक अथवा दो पोल की वाइंडिंग से की ध्रुवता गलत हो, ठीक है ना। बोल रहा है कि आपका क्या है, 16 पोल वाला कैपेसिटर प्रकार का पंखा है, ठीक है। पंखा की मोटर रिवाइंडिंग में एक या दो पोल्स की वाइंडिंग क्या है, दो पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता, एक या दो पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता क्या है, गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, पोलैरिटी गलत है, एक या दो पोल का पोलैरिटी गलत है, तो क्या हो जाएगा, पंखा शोर करेगा, पंखा आपका आवाज करेगा, नॉइज करेगा, धीरे चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या हो जाएगा, तेज चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, एक पोल या दो पोल की पोलैरिटी ही गलत है, तो क्या हो जाएगा, आपका पंखा धीरे चलेगा, पंखा क्या हो जाएगा, धीरे चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज का हमारा यही सेशन था, ठीक है ना। हम लोग देखें एसी मशीन में आपका BSPHCL, एसी मशीन वाइंडिंग से आपका BSPHCL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। जो आप लोग देखे भी, आपका BSPHCL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफरेंट एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आपके सामने थे, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और डेली 4:30 बजे जुड़िए। और आपका यूट्यूब पर बहुत सारा सेशन हो रहा है, आपको बताया है सुबह के 6 बजे 6 AM में आपका NCERT बायो और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, आप लोग रेगुलर जुड़िए। 7 AM में आपका BACD की क्लास हो रही है, आपका 4:30 PM में आपका 4:30 बजे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास हो रही है, आपका 8 PM में आपका रेगुलर NCERT फिजिक्स की क्लास हो रही है। तो आप लोग सारे सेशन में जुड़िए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ये आप लोग के हित में कराया जा रहा है, ठीक है ना। और ये आप लोग जो लोगो देख रहे हैं, ये आपका एप्लीकेशन स्कोर प्लस का लोगो है और आपका यूट्यूब चैनल का भी लोगो है। आप लोग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डिफरेंट टाइप के आपके बैचेज अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।